हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है वो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए है और उनके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यहाँ पर हल कराया जाएगा कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। ठीक है, तो भाई अब क्या करना है, बस वही पुराना वाला काम रोज लो, बस ज्यादा से ज्यादा लोग आप जोड़ते हुए हमारे साथ आगे बढ़िएगा और इस प्रश्न को पूरा का पूरा हल करिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कहाँ पर क्या दिक्कत है, पेपर कैसे पूछा जाएगा, कैसे पेपर आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। बहुत कुछ आपको आज इस पेपर में पता होने वाला है। तो बस आइए अपने सीधे मुद्दे पर और देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर कौन कौन लोग इसमें दे रहे हैं। तो निम्न में कौन सा समय का मात्रक है, आपसे पूछा गया है समय का मात्रक कौन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप लोगों का मिल भी गया हमको कौन सा सही है। तो जानिए भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, पहला सही है कि दूसरा कि तीसरा या फिर लास्ट वाला। तो समय का मात्रक कौन है, पारिशेक ये दूरी का मात्रक है और जो प्रकाश वर्ष ये भी बहुत दूरी मापने का मात्रक है। ठीक है, और माइक्रोन ये बहुत छोटी दूरी मापने का मात्रक है। तो ये तीन जो मात्रक निकल गए, पारिशेक, प्रकाश वर्ष और माइक्रोन, ये सब दूरी मापने के मात्रक हैं। लेकिन जो समय का मात्रक है वो ओनली वन है। कौन सा है, सेकंड, ये ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से यहां पर जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर सही हुआ ऑप्शन नंबर डी, सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या है। महत्तम ऊंचाई का सूत्र आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। दूसरा है h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। और तीसरा ऑप्शन है 2u साइन थीटा अपान 2g और ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान जी। देखिए ध्यान दीजिएगा भैया, ये महत्तम ऊंचाई और चाहे वो परास और चाहे वो जो है उड्डयन काल, तीनों सूत्र में थोड़ा बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसलिए यदि इनको अच्छे ढंग से आप तैयार नहीं करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा सही है तो हम यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, फिर मिला लीजिए भैया कौन सा सही। वैसे जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या सी या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्या फार्मूला बनता है, h इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। क्या फार्मूला बन गया, h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो फिर आंसर क्रिस्टल क्लियर हो गया, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये मान लीजिए परीक्षा में एकदम मिलेगा ही मिलेगा। क्या है, सेकंड दोलक का आवर्तकाल कितना होता है। यानी यहां पर आपको बताना है कि सेकंड दोलक का आवर्तकाल कितना है। आंसर दिया हुआ है 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, लगातार बढ़ता 11 सेकंड सेकंड, 1 से स्टार्ट हुआ 4 पे खत्म हो गया। अब बताइए सेकंड दोलक का आवर्तकाल कितना होता है, जरा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, फिर हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, फिर सी या ऑप्शन नंबर डी सही है। तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल ना होता है 1 सेकंड, ना होता है 3 सेकंड, ना होता है 4 सेकंड, कितना हो गया फिर 2 हो गया। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जो सही हुआ ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, जिसको बोलेंगे 2 सेकंड। फिर आता है संवेग परिवर्तन की दर। अगला क्वेश्चन है संवेग परिवर्तन की दर। ये दिया हुआ है ऑप्शन ए बल, दूसरा दिया है कार्य, तीसरा है आवेग और चौथा है बलागुण। तो देखो संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है,
तो देखो संवेग परिवर्तन, संवेग को आप लिखते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, परिवर्तन निकालना होगा तो लास्ट संवेग में से पहले वाला संवेग घटाएंगे, तो संवेग पहले वाला mv होगा और अंतिम वाला mv होगा, तो mv में से mu माइनस कर दिया है, अपान कितना कर दिया है, डेल्टा टी कर लिया है। जरा कॉमन ले लीजिए बेटा, तो कॉमन ले लिया तो v माइनस यू अपान डेल्टा टी। अब जरा बता दीजिएगा ये जो यहां पर लिख रखा है, इतना जो लिखा हुआ है, ये वेग परिवर्तन की दर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बताएंगे बिल्कुल सर हो गया है। तो आपने कहा ये m इंटू ए, और m इंटू ए किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है, नहीं बल F हो गया। तो फिर आंसर आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, बल, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल जी की विमा क्या है, कैपिटल जी यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की विमा निकालनी है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो कैसे लिखेंगे, निकाल के जल्दी से हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि कैपिटल जी की विमा क्या होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है, या बी या सी या फिर डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो कैसे लाएंगे, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा, फटाफट बता दीजिएगा। नहीं याद है तो सीधा हम फार्मूले पे जाते हैं, और फार्मूला हम वो लिखते हैं कैपिटल जी इज इक्वल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल जी m1 m2 इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर। यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं था। अब आगे आप लिख लीजिएगा कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 m2। इतना हमने लिख लिया बहुत आसानी से, बिल्कुल बिना कोई दिक्कत के, ये आपने लिख लिया, यहां तक हो गया। अब देखो आगे और हल करना चाहे तो हल कर लीजिएगा। देखिए यहां पर हम क्या लाएंगे, ये बल का विमीय सूत्र होता है mlt की पावर -2, m नीचे यहां पर लिखा हुआ है, तो m से m निपट जाएगा, मतलब कट जाएगा, ये वाला m बचेगा m2, तो ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसमें m की पावर -1 लिखा है। तो जरा देखिए इसमें तो सब में लिखा रखा है m की पावर -1, तो काम हल होने वाला यहां से नहीं है, फिर आगे बढ़ा लीजिएगा। और आगे हमने क्या लिखा देखो, mlt की पावर -2 ये हो गया, यहां पर दूरी है ये l स्क्वायर लिख लिया है, यम लिख लिया, और ये हमने यम लिख लिया, यहां तो कोई दिक्कत थी नहीं। तो यम से यम कैंसिल हो गया, m की पावर कितनी हो गई, -1। देखा भैया कि m की पावर -1 तो चारों ऑप्शन में है। चलिए आगे देखते हैं, l कितना है, पावर 3 प्लस में। अब पावर 3 प्लस में तो पावर 3 माइनस ये तो गया, गड़बड़ा गया, काम खत्म इसका, ठीक है। अब पावर 3 ये तीनों में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे पावर 3 लगा दीजिए, l की पावर 3 लगा दीजिएगा। अब t की पावर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, और t की पावर -2 केवल पहले में मिल रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए में। तो यहां पर ये हो जाएगा t की पावर -2, ये इसलिए यहां पर जो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी पिंड का पलायन वेग, पलायन वेग डिपेंड करता है, ये बता दिए। पहला भैया डिपेंड करता द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, और द्रव्यमान पे बताया निर्भर ही नहीं करता है। तो अब जना आ जाइए यहाँ पर, पलायन वेग का फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, ये √2g इंटू RE होता है, √2g इंटू RE होता है। अब यहां पर यदि आप देखिएगा तो कहीं द्रव्यमान आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो फिर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता है। चलिए अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो एक माइक्रोन जो होता है कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो माइक्रोन अभी आया था, उसमें तो मैंने बताया था दूरी नापने की बहुत छोटी इकाई है। तो माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर के। कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर के बराबर एक माइक्रोन होता है। आंसर आपको मिल गया होगा। कार्य का विमीय सूत्र बताओ। तो कार्य का विमीय सूत्र लिखना है तो आपको पहले कार्य का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, F इंटू डी लिखना होगा। F को लिखेंगे ml/t की पावर -2 लिख देंगे और L इसके साथ में और लिख देंगे विस्थापन के लिए। तो कितना बन गया? ml² की पावर -2। ये कार्य का विमीय सूत्र पता चल गया, ml² टी की पावर -2। अब कार्य का विमीय सूत्र पता चल गया तो चाहे ऊर्जा का पूछा जाए तब भी वही बता देंगे, चाहे स्थिति ऊर्जा का पूछा जाए तब भी बता देंगे, चाहे गति ऊर्जा का पूछा जाए तब भी विमीय सूत्र हम यही बताएंगे, ml² टी की पावर -2। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, समतापी प्रक्रम क्या है? तो समतापी प्रक्रम वो होता है कि परिवर्तन के दौरान ताप में कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन तो हो जाए लेकिन ताप में कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाते हैं? समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। कि क्या बोलेंगे? प्रक्रम में परिवर्तन, यानी कि यदि ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें परिवर्तन के दौरान ताप में परिवर्तन नहीं होता है, तापमान कांस्टेंट रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप बर्फ का टुकड़ा ले लीजिएगा, उसमें थर्मामीटर लगा दीजिएगा और 0 डिग्री बताएगा। अब उसको उष्मा देना आप शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो उष्मा देना जब देना शुरू करेंगे धीरे धीरे ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा। तब तक वो द्रव में बदलता रहेगा जब तक पूरी बर्फ पिघल ना जाए, और तब तक तापमान भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और वो प्रक्रम क्या कहलाता है? समतापी प्रक्रम कहलाता है। चलिए अगला लिखते हैं, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्त काल कितना होता है? ये फार्मूला तो सबको पता है, ये पता है T बराबर 2π√L/g। ये बेसिक फार्मूला है सरल लोलक का आवर्त काल, T बराबर 2π√L/g। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब लंबाई अनंत हो गई तो आवर्त काल भी अनंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो ये है अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 84.6 मिनट। बिल्कुल सही सुना है, 84.6 मिनट, यानी अधिकतम जो आवर्तकाल होता है सरल लोलक का वो 84.6 मिनट के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 1 न्यूटन को कितने डाइन के बराबर होता है? तो देखिएगा यहां पर जो ये न्यूटन मात्रक है ये MKS पद्धति में बल का मात्रक है। किसमें मात्रक है? MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड में। और डाइन जो मात्रक है ये है तो बल का, लेकिन CGS में है। किसके हैं? CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, CGS। ठीक है, तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? याद रखिएगा 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 6 डाइन के बराबर। कितना होता है? 10 की पावर 6 डाइन के बराबर होता है। चलिए देखिए यहां पर थोड़ा सॉरी गलती हो गई भाई, 1 न्यूटन पूछा गया है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, इसको आप सही करिएगा, डाइन। ठीक है, हाँ, 1 जूल को जो अर्ग में बदलना है तो जूल जो मात्रक है ऊर्जा का है, ऊर्जा का मात्रक किसमें है? MKS पद्धति में है। और अर्ग मात्रक भी ऊर्जा का है, किसमें है? ये CGS में है। तो कैसे लिखेंगे? ये आपको लिखेंगे 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो 1 जूल किसके बराबर हो गया? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप फिर से एक बार सुन लीजिए भाई, मान लीजिए कहीं आपको स्लिप हुआ हो कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। ठीक है,
और 1 जूल होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग की बराबर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी मालूम है 6.7 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। 100 किलोग्राम का कोई पिंड स्थित है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है वो आपको बताना है। तो यहां पर ये पृथ्वी का द्रव्यमान देखो दिया हुआ है, कैपिटल जी का मान भी दिया हुआ है और केंद्र से दूरी भी मालूम है, द्रव्यमान भी पता है। तो हम फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है। ये गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को आप लिखेंगे माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई। ध्यान दीजिएगा फिर से, माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई। सब मान आपको कहीं ना कहीं यहां पर दिए हुए हैं। कैपिटल जी यहां से देखो दिया हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान यहां मालूम है और एम ये देखो 100 किलोग्राम यहां से पता है और ये है केंद्र से दूरी आर ई ना लिखे आर भी लिख सकते हैं क्योंकि केंद्र से दूरी है। तो यहां पर हम चाहे आर ई प्लस एच बोल दें या इसकी जगह पर केवल आर लिख लें, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U बराबर माइनस कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच बोलें या फिर आर बोलें। आर ई प्लस एच का मान हम किसके बराबर लिखेंगे, ये आर ई प्लस एच का मान, इसको हम आर भी कह सकते हैं। तो आर का मान है 6.7 इंटू 10 की पावर 10। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आपको मालूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये देखो दिया 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटे को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा जो जूल होता है किसमें होता है, कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। कितना आएगा बेटा, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेंटीग्रेड के ध्वनि की चाल की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो किस ताप पर ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल की दुगनी हो जाएगी। तो ये आपको लिखना है। तो इसका देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, V1 अपान V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपान T2। ठीक है, V1 अपान V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपान T2 या V समानुपाती अंडर रूट T भी कहा जा सकता है। तो V1 की जगह पर आप ये लिख लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 57 डिग्री सेंटीग्रेड की चाल जो है कि दुगनी हो जाएगी। तो यहां पर क्या लिखेगा, V57, इसकी चाल को आप V मान लीजिएगा और VT का मान लिखिएगा 2V लिख लीजिएगा और T1 की जगह पर आप क्या लिख लीजिएगा, T1 की जगह पर T ही लिख जाइएगा और T2 का मान T के फॉर्म में पता कर लीजिएगा और T के फॉर्म में मालूम हो जाए तो ये आंसर आप निकाल लीजिएगा। अगला नंबर देखिए, क्या एक कण का वेग दिया हुआ है Vt इक्वल 7 साइन 3t, जहां t समय है, त्वरण निकालना है। तो आप क्या करना है, इसका बस आपको dv अपान dt d अपान dt दोनों तरफ लिख देना है। कैसे, यहां पर आप ऐसा करिएगा, इसका अवकलन करना है, d अपान dt लिख दीजिएगा और v और ये हो जाएगा d अपान dt और हो जाएगा 7 साइन 3t। अवकलन कर लीजिएगा और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये dv अपान dt क्या है, त्वरण है और इसी को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो ये आपका 7 हो जाएगा और इंटू d अपान dt ये हो जाएगा कितना, साइन 3t। अब ये अल्फा हो गया, इन त्वरण लिख लिया, 7a लिख लिया। अब d अपान dt साइन 3t, तो 3t को t मान लीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा cos 3t। और फिर यहां पर क्या आएगा, इसमें फिर अवकलन कर लेंगे तो d अपान dt और ये 3t, तो t बन जाएगा 27 इधर आ जाएगा, ये t पहले आ जाएगा तो अल्फा का मान निकल जाएगा 21 और cos 3t ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्या है, अणुओं की चाल क्रमशः V2V 3V 4V है। अणुओं की का वर्ग माध्य मूल चाल तथा
औसत चाल बताइए। तो वर्ग माध्य मूल चाल निकालना है, वी आर में सबका निकाल लेना है और जोड़ देना है, ठीक है। और फिर औसत निकाल लेना है। औसत निकालने के लिए 1 2 3 4 से भाग कर देंगे और आपका आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। पहले इन सबका वर्ग कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा वेग वर्ग माध्य मूल। वेग वर्ग माध्य बटे 2 कर देंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वेग वर्ग माध्य मूल चाल मालूम हो जाएगी और औसत चाल यहां से निकालिएगा। फिर अगला दिया है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी का विमीय से सत्यापित कीजिए। तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट साइड की विमा तो कैपिटल टी लिखी ही है, राइट साइड की विमा आप निकाल लीजिएगा, दोनों तरफ की विमाएं बराबर हो जाएंगी, वो आपका ये आंसर यहां से निकल जाएगा। अगला देखो दिखाना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको कैसे देखेंगे, तो यहां पर क्या करिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका लगाया होल ऑफ स्क्वायर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा, तो आप यहां लिख लीजिएगा ए बी साइन थीटा। इसका लगा दीजिए यहां स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कितना, कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट खोलिएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो मिल गया आपका यहां से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लीजिए माइनस, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो आप यहां लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, और जब इसको खोलेंगे तो बनेगा ए बी कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो आपको यहां पर लाना था। ये देखिए आंसर मिल गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया। सड़कों को मोड़ के केंद्र हाँ, सड़कों को मोड़ के केंद्र की ओर झुकाव देने का लाभ क्या है, कि जहां पर सड़कें जो होती हैं मुड़ती हैं वहां पर क्या कर दिया जाता है, अंदर की तरफ ढलान दे दिया जाता है। उसका कारण यह है कि वाहन बहुत आसानी से मुड़ जाता है, क्योंकि जितना आवश्यक अपकेंद्र बल की जरूरत होती है वो झुकाव होने के कारण वो वाहन खुद ही झुक जाता है और अपकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिखा है, सिद्ध कीजिए कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। तो ये आपका थ्योरिकल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। फार्मूला आपको पता है, ये होता है y इज इक्वल टू यानी अंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल, ये फार्मूला बनता है mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल है। इसी से आप क्या कर सकते हैं, दिखा देंगे इसको कि समान लंबाई का और समान मोटाई का समान त्रिज्या का बोल सकते हैं। कोई एक रबर का तार है और एक स्टील की डोरी है, उसमें समान द्रव्यमान का भार लटकाया जाता है, तो रबर की डोरी में वृद्धि ज्यादा होती है, स्टील के तार में वृद्धि क्या होती, कम होती है। फिर उसी से कंपेरिजन करिएगा और सीधे दिखाइएगा कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। प्रक्षेप गति किससे कहते हैं, तो प्रक्षेप गति देखिए, यदि इस वस्तु को आप ऐसे फेंक रहे हैं इस डायरेक्शन में तो क्षैतिज हो गई, इस डायरेक्शन फेंक रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर हो गई। लेकिन यदि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच में किसी वस्तु को ऐसे फेंकेंगे तो उसकी गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप गति कहलाएगी। तो हम ये बोले, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर लेकिन 90 से कम कोण पर फेंका जाता है तो वस्तु जिस पथ पर गति करती है वो प्रक्षेप पथ कहलाता है और उसकी गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। तो क्या बोलेंगे जरा फिर से बताइएगा, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर या 36 से 90 अंश से कम कोण पर फेंका जाता है तो उसकी जो गति होती है प्रक्षेप गति कहलाती है। अब प्रक्षेप गति का उदाहरण आपसे बताया गया,
तो कोई उदाहरण भी आप दे सकते हैं कि तोप से जो गोला फेंका जाता है वही प्रक्षेप गति से ही जाता है। ठीक है, यदि हम आपको मान लीजिए कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, ऐसे गेंद को फेंक रहे हैं तो वही प्रक्षेप गति से जा रही है। तो इस तरह की जो गतियां हैं वो क्या कहलाएंगी, प्रक्षेप गति कहलाएगी। अगला बताए हैं केसनली में द्रव के उन्नयन का सूत्र। तो केसनली क्या होती है, बहुत पतली बारीक नली को ही केसनली कहते हैं। और ये आपने पढ़ा होगा, यदि किसी केसनली को आप द्रव में स्टैंड करते हैं, ऐसे सीधी खड़ी करते हैं, तो द्रव इसके अंदर चढ़ जाता है। कितना चढ़ता है, जो जितना पानी इसके अंदर बर्तन में होगा इससे अधिक ऊंचाई तक ये द्रव चढ़ जाता है। ठीक, तो ये ऊंचाई तक द्रव चढ़ जाता है। इसका फार्मूला दिखाना है आपको, द्रव के सूत्र का निगमन करना है। तो फार्मूला हम लिख देते हैं, निगमन आप करिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल टी बराबर होता है H बराबर 2t cos थीटा बटे स्मॉल r रो जी, ये फार्मूला बनता है। H बराबर 2t cos थीटा बटे स्मॉल r रो जी। 2 कांस्टेंट है, t क्या है, ये पृष्ठ तनाव है, cos थीटा है, थीटा क्या है, स्पर्श कोण है, r क्या है, केसनली की त्रिज्या है, रो क्या है, द्रव का घनत्व है, जी तो सबको पता है जो गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये फार्मूला आपको सिद्ध करना है, कैपिटल H बराबर 2t cos थीटा बटे स्मॉल r रो जी। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन आता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है, पीवी बराबर RT में R का विमीय सूत्र लिखना है। तो देखो PV बराबर RT लिखा हुआ, तो P लिखिएगा, V हो गया, R हो गया और T हो गया। तो यहां पर R का विमीय सूत्र निकालना है, तो R इक्वल हो जाएगा PV अपान T। P क्या है, यहाँ पर दाब है, दाब का विमीय सूत्र लिख देंगे। दाब क्या होगा, दाब आएगा P बराबर F अपान A, यहाँ से विमीय सूत्र आप दाब का लिख लेंगे। ठीक है, और V क्या है, आयतन है, तो आयतन का विमीय सूत्र L की पता है। T क्या है, तापमान है, थीटा लिख देंगे। और यहाँ पर R का विमीय सूत्र आप यहाँ से निकाल के आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर आगे कह रहे हैं जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए और गति ऊर्जा का, इसमें घूर्णन गति ऊर्जा का फार्मूला भी लिखना है। तो घूर्णन गति ऊर्जा K बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है, K इक्वल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिर है ग्रहों की गति के संबंध में केपलर के नियम बताना है। तो केपलर ने, ग्रहों के संबंध में केपलर ने 3 नियम बताए थे, तीनों नियम को आपको बारी बारी से लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहां पर क्या आ रहा है, उपग्रह के परिक्रमण काल का व्यंजक स्थापित कीजिए, यानी उपग्रह का परिक्रमण काल आपको लिखना है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए उपग्रह कोई पृथ्वी तल के समीप चक्कर लगा रहा है, तो ये फार्मूला बनेगा 2 पाई RE अपान V नॉट, यानी कच्छी चाल हो जाएगी। यदि ऊपर चक्कर लगा रहा है तो आगे यहाँ पर फार्मूला V नॉट को बदल देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। उष्मा इंजन किसे कहते हैं, इसकी दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, अब केंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब केंद्र त्वरण कहाँ होता है, यदि कोई उस वृत्त में चक्कर लगाती है तो केंद्र की तरफ लगने वाला बल अवकेंद्र बल होता है, जो त्वरण लग रहा है वो अवकेंद्र त्वरण होता है। अब इसकी त्वरण को उत्पन्न करने के लिए बल की दिशा क्या होती है, सदैव केंद्र की तरफ होती है, ये भी आपको पता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, इस कथन को सिद्ध कीजिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय यही होती है, क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। चलिए इसको सिद्ध करना है। फिर मेयर का सूत्र सिद्ध करना है। मेयर का सूत्र क्या है, Cp माइनस CV इक्वल R, ये सिद्ध करना है। Cp माइनस CV इक्वल R। Cp क्या है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और CV क्या है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ये आपको डेरिवेशन पूरा एकदम तैयार करना है। फिर इसके साथ में लिखा है सरल लोलक का प्रयोग में G का मान का ये सूत्र बताया है। अब G के मान में भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त कीजिए, वो आपको लिखना है। तो बस आपको इससे कोई मतलब नहीं है, 4 पाई स्क्वायर है तो कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर G इक्वल L अपान T स्क्वायर, इससे आपको फार्मूला यहाँ पर बना लेना है। फिर डोरी में बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पर यदि वस्तु, कोई वस्तु ऐसे ये
L लंबाई की कोई डोरी थी और इसमें वस्तु को बांध करके ऐसे क्या कर दिया है, ये घुमाया जा रहा है। तो इसकी जो ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होगी उसका व्यंजक प्राप्त करना है, ये आपको दिखाना है। तो देखो उच्चतम बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, उच्चतम बिंदु पर चाल कितनी है ये दिखानी होगी, इसमें निम्नतम बिंदु पर कितनी चाल दिखानी होगी। उच्चतम बिंदु पर तनाव जब 0 है तो निम्नतम बिंदु पर तनाव कितना होगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ये सब पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करना है। यदि उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 होता है, उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 होगा तो ध्यान रखेंगे निम्नतम बिंदु पर यहां पर तनाव 6 mg के बराबर होगा। कितना होगा, 6 mg के बराबर होगा। उच्चतम बिंदु पर चाल 0 है तो निम्नतम बिंदु पर चाल 5 GL है होगी। ये सब आप लगाएंगे तो पता चल जाएगा। अगला क्या है, यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़ जाए और उसके आयतन में का जो आयतन है वो 1/64 हो जाए तो द्रव्यमान ना बदले तो दिन कितने घंटे का होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो इसका भी आपको डेरिवेशन करना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको बल आघूर्ण से निकालना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान अचानक क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, I1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। बस इसी में मान डालना है। यहाँ पर क्या है, ये 2/5, चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2/5 यम आर स्क्वायर, ये यम आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटे कैपिटल T1 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 2/5 और क्या है आयतन 1 आप यहाँ पर देखिएगा ये 2/5 ये लिख देंगे। द्रव्यमान बदले नहीं, द्रव्यमान तो उतना ही रहे तो एमई की जगह पर आप एमई लिख लीजिएगा। और त्रिज्या बदल गई, त्रिज्या मैंने यहाँ पर RE ये लिख दी और इनटू 2 पाई अपान कैपिटल T2 लिख दिया है। अब करना क्या है, 2/5 दोनों साइड से हटाएंगे, यमी और यमी हटा देंगे, 2 पाई और 2 पाई हटा देंगे। अब मिला क्या, ये बचा है RE स्क्वायर अपान T1, RE स्क्वायर अपान T1 और इधर बचा है आपका R1 स्क्वायर अपान T2। अब T1 की जगह पर लिखना चाहेंगे तो ये पृथ्वी का जो ये T1, पृथ्वी एक चक्कर लगाती 24 घंटे, तो यहाँ पर आप 24 घंटे लिख देंगे। बस आपको यहाँ पर R1 का मान पता करना है R2 के फॉर्म में। ठीक है, R1 का मान RE के रूप में निकालना है। ये कहाँ से आएगा, तो पहले आप लिखेंगे 4/3 पाई RE क्यूब और फिर हो जाएगा द्रव्यमान बटे 64 हो जाएगा तो 1/64 ये लिख लीजिएगा और 4/3 पाई R1 क्यूब। तो देखो 4/3 पाई 4/3 पाई तो कट गया, यहां पर बना RE क्यूब इज इक्वल टू 1/64 R1 क्यूब। भाग कर लीजिए, सॉरी वर्ग घनमूल निकाल लीजिएगा तो RE इक्वल हो जाएगा 1/4 R1। तो यहां पर R1 का मान 4RE लिख सकते हैं तो R1 की जगह पे आप 4RE यहां पर लिख देंगे। कितना, 4RE। ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब निकालेंगे यहां पर T2, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इसको आप हल कर लेंगे। तो ये था भैया आज का पेपर, पूरा आप इसको हल करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद।